हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमें जो न्यू बैच स्टार्ट किया हुआ है 2025-26 का बीए सेकंड सेमेस्टर के इंग्लिश लिटरेचर के लिए, तो जो भी बच्चे बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ रहे हैं, अगर आपका भी सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर है तो इसका जो न्यू सिलेबस है हर यूनिवर्सिटी के लिए वो हमने चैनल पे डिस्कस कर लिया है और आज से हम आपकी न्यू बैच की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। और आज जो आपकी फर्स्ट यूनिट है वो हम पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट में आपको पढ़ना है फॉर्म्स ऑफ पोएट्री। जब मैंने आपका सिलेबस डिस्कस किया था उसमें आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता दी थी कि आपको क्या क्या पढ़ना है इस बार 2025-26 में, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। और अदर सभी सब्जेक्ट की भी क्लासेस आपको हमारे चैनल पे मिलेंगी, तो उसके लिए भी विजिट ज़रूर कीजिएगा। तो आपका जो यूनिट नंबर फर्स्ट है इसमें आपका टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। तो यही आपको पढ़ना है। पोइट्री पोएम्स यानी कविता, फॉर्म्स यानी रूप। कविता यानी पोएम्स के कितने रूप होते हैं। आपने अभी तक अपने हर क्लासेस में इंग्लिश की बुक में पोएम पढ़ी हुई है, लेकिन आपने पोएम्स के अलग अलग फॉर्म नहीं जाने कि अलग अलग क्या पोएम्स भी अलग अलग तरीके की होती है। तो अब आप ग्रेजुएशन में आ गए हैं और अब आपको पढ़ना है कि पोएम्स भी बहुत सारे तरह की होती है, बहुत से प्रकार हैं उसके। तो वही आपको पढ़ना है फॉर्म्स ऑफ पोएट्री यानी कविता के रूप। तो आपके सिलेबस में ये 8 टॉपिक दिए गए हैं, ये फॉर्म्स दी गई हैं पोएट्री की, यही आपको पढ़ना है। तो आज की वीडियो में हम यही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, मगर मैं पूरी गारंटी देती हूँ आपको कि ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरी कोई वीडियो इस सब्जेक्ट की, इस टॉपिक की नहीं देखनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही डीपली नोट्स आपका तैयार किया है। इतना अच्छा कि एग्जाम में आपको फिर कोई टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। एग्जाम के लिए आपका पूरा नोट्स यहाँ से तैयार हो जाएगा इस वीडियो से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। पहला टॉपिक है आपका द सनेट। सनेट को हिंदी में कहते हैं 14 पंक्तियों का संगीत, यानी ऐसी कविता जिसमें 14 लाइन होती है। दूसरा आपका टॉपिक है द इलेजी। तो इलेजी भी एक तरह की पोएम होती है, एक तरह की कविता होती है। इसको हिंदी में शोक गीत कहते हैं। शोक का मतलब उदासी, या जिसमें शोक मनाया जाता है, उदासी मनाई जाती है, तो ऐसी कविता होती है इलेजी, जिसमें राइटर किसी के मरने का दुख मनाता है, जो पोएट होता है। तीसरा है द ओड। ओड को हिंदी में कहते हैं छोटा गीत या संबोधन गीत, मतलब पोएट जो होता है किसी को संबोधित करता है अपनी पोएम, वो होती है द ओड। और जॉन कीट्स को ओड के पोएट के रूप में जाना जाता है। ये बात आपको अच्छे से पता है, अगर नहीं पता है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ के आपको सब पता चल जाएगा। फोर्थ टॉपिक आपका है द एपिक। एपिक का मतलब होता है वीर चरित्र वर्णन यानी महाकाव्य। हिंदी में आप महाकाव्य पढ़े होंगे। एपिक पोएम यानी कि एक बहुत लंबी कविता होती है, तो उसको एपिक कहते हैं। फिफ्थ आपका है द बैलेड। बैलेड का मतलब विरहा होता है। 6 आपका है द लिरिक। लिरिक का मतलब गायन के रूप में कविता, मतलब ऐसी पोएम जिसको एक सुर के रूप में गा करके कही जाती है, ऐसी पोएम को द लिरिक कहा जाता है। उसके अलावा 7th आपका है द ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो ये होता है नाटकीय भाषण, सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। 8th आपका है द एलेगोरी, यानी कि प्रतीक कथा या फिर रूपक कथा, हिंदी में इसको कहते हैं। तो आइए अब इन सभी को डिटेल में पढ़ते हैं। 8 टॉपिक्स हैं, तो इसलिए इसको 2 पार्ट में मैं डिवाइड कर दूंगी। आज की वीडियो में हम ऊपर से 4 देखेंगे और पार्ट 2 की वीडियो में बैलेट, लिरिक, ड्रामेटिक मोनोलॉग और द एलेगोरी को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए द सनेट यानी कि 14 लाइन की पोएम। द सनेट इज ए काइंड ऑफ लिरिक पोएट्री। सनेट इज ए काइंड यानी प्रकार है, लिरिक पोएट्री यानी एक गायन कविता की। इट कंसिस्ट मतलब बनी होती है। इट कंसिस्ट या बनी होती है ऑफ ओनली 14 लाइन्स, केवल 14 लाइन से। विद ए पार्टिकुलर्स राइमिंग अरेंजमेंट, जिसमें एक पार्टिकुलरी राइमिंग अरेंजमेंट होता है। जैसे कि आप लोग जब कोई भी पोएम्स पढ़ते हैं इंग्लिश में, तो आप देखते हैं पहली लाइन मैच करती है तीसरी लाइन के साथ, दूसरी लाइन मैच करती है चौथी लाइन के साथ, या पहली लाइन मैच करती है चौथी लाइन के साथ, दूसरी लाइन मैच करती है तीसरी लाइन के साथ, मतलब पढ़ने में लगेगा ना सुर बनता है। वही होता है राइमिंग स्कीम। तो सनेट के अंदर ये होता है, राइमिंग स्कीम होती है। इट्स चीफ क्वालिटी इज दैट इट एक्सप्रेसेस ए सिंगल थॉट और इमोशन। और इसकी जो चीफ क्वालिटी है, मुख्य गुण होता है, वो यह होता है कि ये एक्सप्रेस करती है, व्यक्त करती है एक सिंगल थॉट को, विचार को और इमोशन यानी भावनाओं को। एंड इट्स चार्म्स लाइज इन द चार्म्स ऑफ द पोएट्स पर्सनालिटी। और जो चार्म्स होता है और ये आकर्षित करती है पोएट्स पर्सनालिटी को। तो आओ आगे देखते हैं। देखिए इंग्लिश लिटरेचर में 2 टाइप्स के सनेट होते हैं, यानी काइंड्स ऑफ सनेट 2 टाइप्स का होता है। पहला है इटालियन सनेट और दूसरा है इंग्लिश सनेट। तो हम दोनों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इटालियन सनेट। इसको पेट्रियर्चन सनेट भी कहा जाता है। द सनेट्स वर ओरिजिनेटेड इन इटली
इन 13th सेंचुरी। जो सनेट है उसकी उत्पत्ति हुई, ओरिजिनेटेड मतलब उत्पत्ति हुई इन इटली में 13वीं शताब्दी में। द सब्जेक्ट ऑफ एन इटालियन सनेट वॉज ओनली लव बिटवीन मैन एंड वुमेन। और जो विषय होता है ऑफ एन इटालियन सनेट का वॉज था ओनली सिर्फ लव, प्यार बिटवीन मैन एंड वुमेन, आदमी और महिला के बीच का प्यार इसका मुख्य विषय था जो इटालियन सनेट था। एंड द पोएट्स डिड नॉट कंपोज सनेट्स ऑन एनी अदर सब्जेक्ट्स। और जो पोएट था डिड नॉट कंपोज नहीं कर सकता था रचित सनेट्स ऑन एनी अदर सब्जेक्ट्स, किसी भी दूसरे विषय पर। यानी जो इटालियन सनेट थे अगर वो इटालियन सनेट को लिखते थे तो उसका मेन टॉपिक जो मेन थीम वो रखते थे वो लव रखते थे मैन और वुमेन के बीच में। दूसरा कोई टॉपिक वो उठाकर अपने सनेट का थीम नहीं रख सकते थे। इटालियन सनेट्स वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। और जो इटालियन सनेट्स होता है इसको भी डिवाइड किया गया है, बांटा गया है इनटू 2 पार्ट्स, 2 भागों में। पहला भाग है ऑक्टेव एंड दूसरा है सेस्टेट। तो ये आपको याद रखना है जिनका सब्जेक्टिव पेपर होता है या जिनका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, दोनों के लिए, क्योंकि आपको इटालियन सनेट और इंग्लिश सनेट के बीच में डिफरेंस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और यहीं से आपको डिफरेंस समझ में आएगा। तो आप आगे तक देखते रहिए, जब आप इंग्लिश सनेट को पढ़ लेंगे तो फिर दोनों आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से इस वीडियो में मैंने नोट्स तैयार किया है। तो इटालियन सनेट्स को 2 भागों में बांटा गया है। देखो इसमें 14 लाइन होती है, तो इसमें एक भाग होता है ऑक्टेव और दूसरा भाग होता है सेस्टेट, इसका यही नाम है। द ऑक्टेव कंसिस्टेड 8 लाइन्स। जो ऑक्टेव होता है वो बना होता है 8 लाइन का। द सेस्टेड कंसिस्टेड 6 लाइन्स। और जो सेस्टेड होता है वो कंसिस्टेड यानी बना होता है 6 लाइन, 6 लाइन का। तो 8 और 6 लाइन्स मिलकर हो गई आपकी पूरी 14 लाइन्स। तो ऑक्टेव 8 लाइन का होता है, सेस्टेड 6 लाइन का होता है। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ कि एक सनेट यहाँ पर लिखा हुआ है, मान लीजिए कि 14 लाइन है, उसमें 14 लाइन, पहली लाइन से लेकर के 8 लाइन तक का जो होगा उसको ऑक्टेव कहा जाएगा। और फिर 9वीं लाइन से लेकर के 14वीं लाइन तक मिलाकर आपकी 6 लाइन बचेगी नीचे की, उसको सेस्टेट कहा जाएगा। ये बात याद रखिएगा। जनरली द फर्स्ट लाइन्स राइम्ड विद द 4th लाइन। और आमतौर पर जो पहली लाइन होती है राइम्ड विद द मिलती है 4थी लाइन से, एंड द सेकेंड विद द 3rd लाइन। और जो दूसरी लाइन होती है पोएम की वो राइम करती है, मिलती है 3री लाइन से। तो पहली लाइन और 4थी लाइन की राइम स्कीम एक जैसी होती है इटालियन सनेट में, और दूसरी लाइन और 3री लाइन एक जैसी होती है। और आप जॉन मिल्टन की सनेट पढ़े होंगे ऑन हिज ब्लाइंडनेस, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, इस सिलेबस में आपको पढ़ना भी है। तो वो एक इटालियन सनेट है। आगे एग्जाम्पल मैं देकर के आपको समझाऊंगी वीडियो में, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। द सेम पैटर्न वॉज रिपीटेड इन द सेकेंड स्टेंजा आल्सो। और यही सेम पैटर्न रिपीट होता रहता है सेकेंड स्टेंजा यानी दूसरे स्टेंजा में भी एकदम सेम तरीके से। पहली लाइन 4थी लाइन एक साथ, दूसरी और 3री लाइन एक साथ। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इटालियन सनेट का एक डायग्राम मैंने बना दिया है जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, और ये डायग्राम आप एग्जाम में भी बना सकते हैं। देखिए इटालियन सनेट 14 लाइन्स यानी इसमें 14 लाइन होती हैं। इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला होता है ऑक्टेव जो कि 8 लाइन्स का होता है, और दूसरा होता है सेस्टेट जो कि 6 लाइन का होता है। तो ऊपर से 8 लाइन ऑक्टेव होगी और 9वीं लाइन से 14वीं लाइन तक सेस्टेट होगा। उसके बाद जो ऑक्टेव होता है इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है क्वाट्रेन, यानी ऊपर से 4 लाइन क्वाट्रेन होती है जो कि 4 लाइन का होता है। फिर ऊपर से 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं लाइन जो होती है वो भी 4 लाइन का दूसरा क्वाट्रेन होता है। यानी ऑक्टेव में पहला क्वाट्रेन, दूसरा क्वाट्रेन, 4-4 लाइन का। इसकी राइम स्कीम होती है ए बी बी ए बी बी ए। सेस्टेट जो होता है ऊपर से, मतलब कि 8 लाइन अब ऊपर की छोड़ दीजिए, अब ऊपर की 8 लाइन छोड़ करके 9, 10, 11 ये 3 लाइन टेरसेट होता है जो जिसका राइम स्कीम CDE होता है। और फिर उसके बाद जो 3 लाइन बचता है नीचे का वो भी दूसरा टेरसेट होता है जो कि 3 लाइन का होता है, इसका राइम स्कीम CDE होता है। तो इस तरीके से जो राइम स्कीम होता है इटालियन सनेट का वो होता है ABBA, ABBA, CDE, CDE। अब एग्जाम्पल दिखाती हूँ आपको। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके सामने है आपके इटालियन सनेट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जॉन मिल्टन की सनेट ऑन हीज ब्लाइंडनेस। इसमें देखो ये सनेट है तो इसमें 14 लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, ये हो गई आपकी सनेट।
अब यहाँ पर ऊपर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से पहली लाइन से लेकर यहाँ 8वीं लाइन तक हो गया ऑक्टेव। अब यहाँ देखो ऑक्टेव के बाद 1 2 3 4 5 6, ये 6 लाइन हो गया आपका सेस्टेट। अब यहाँ से 1 2 3 4 लाइन हो गया आपका पहला क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका दूसरा क्वाड्रेंट, यानी ऑक्टेव को भी 2 भागों में बांट दिया, पहला क्वाड्रेंट दूसरा क्वाड्रेंट। अब ये जो आपका सेस्टेट है ये 6 लाइन का है, इसको भी 2 भागों में बांट दिया गया। ऊपर की ये 3 लाइन हो गई आपकी पहली टेर सेट और नीचे की ये 3 लाइन हो गई आपकी दूसरी टेर सेट। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक क्लियर आ गया। अब राइम स्कीम कैसे मिलाया जाता है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि आप ग्रेजुएशन में आ चुके हैं। हम पहली लाइन से राइम स्कीम को मैच करते चलेंगे। यहाँ देखिए, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड ईयर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड and that one talent which is there to hide lodged with me useless though my soul more bent। तो मैंने आपको बताया कि इटालियन सनेट में पहली लाइन और चौथी लाइन एक क्वाड्रेंट की मैच करती है। लाइट इज स्पेंट, माई सोल मोर बेंट, स्पेंट बेंट, पहली और चौथी लाइन मैच कर रही है, क्लियर हुआ। दूसरी और तीसरी लाइन मैच करती है वाइड हाइड, वाइड हाइड। समझ में आया? इसी तरीके से राइम स्कीम देखा जाता है डियर स्टूडेंट्स। अब दूसरे क्वाड्रेंट में आ जाइए। एंड प्रेजेंट टू प्रिवेंट, पहली लाइन और चौथी लाइन। चाइल्ड डिनाइड, चाइल्ड डिनाइड, तो दूसरी लाइन तीसरी लाइन। तो देखिए यहाँ पे तुक मिल रही है ना, राइम स्कीम मैच कर रही है ना, पहली लाइन चौथी लाइन के साथ, दूसरी लाइन तीसरी लाइन के साथ। तो इस तरीके से जो जितना भी इटालियन सनेट आप पढ़ेंगे उसमें आपको इसी तरीके से राइम स्कीम देखने को मिलेगा। ये सब रूल्स आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, आपको याद रखना होगा, इसलिए मैं डीपली वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोग का कहीं भी डाउट न रहे और आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब देखिए नीचे से ये जो 6 लाइन बचती है इसको कहते हैं सेस्टेट। तो इसमें ऊपर की 3 लाइन होती है टेरसेट और नीचे की ये 3 लाइन होती है टेरसेट। तो पहली जो ऊपर की 3 लाइन है उसको देखिए, यहाँ पर मैंने आपको कैसे बताया कि CDE और CDE इसका राइम स्कीम होता है। तो आपको कैसे मिलाना है, जो पहली लाइन है आपके सेस्टेट की, इसकी लाइन मैच करेगी दूसरी वाले टेर सेट की पहली लाइन से। यहाँ पर आप देखें, दैट मर्मर सून रिप्लाइज गॉड दोथ नॉट नीड ईदर मैंस वर्क और हीज ओन गिफ्ट हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग दैट सर्व हिम बेस्ट हिज स्टेट इज किंगले थाउजेंड एट हिज बिडिंग स्पीड। तो नीड और स्पीड यहाँ पे राइम स्कीम मैच हो रही है। तो ये हो गया आपका C और C राइम स्कीम में। हु बेस्ट विदाउट रेस्ट, बेस्ट और रेस्ट दूसरी लाइन और यहाँ की भी दूसरी लाइन मैच कर रही है। अब अपने पहले टेर सेट की तीसरी लाइन देखिए हीज स्टेट और दूसरे टेर सेट की तीसरी लाइन देखिए वेट। तो स्टेट वेट ये राइम स्कीम मैच कर रही है। तो हमेशा आपका जितना भी इटालियन सनेट होगा उसमें आपको राइम स्कीम ऐसे ही देखने को मिलेगी। तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो आपके सनेट का दूसरा टाइप है वो है इंग्लिश सनेट। तो इंग्लिश सनेट भी आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि जो इंग्लिश सनेट है ये इटालियन सनेट से पूरी तरीके से दूसरी तरीके का है, दोनों बहुत अलग हैं। तो इटालियन सनेट में आपने जो चीज़ें देखी उम्मीद करती हूँ वो आप समझ गए होंगे, तो इसको भी समझना होगा। देखिए इंग्लिश सनेट की जब भी बात आती है तो विलियम शेक्सपियर का नाम सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि उनके जो सनेट्स थे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और फेमस है इंग्लिश लिटरेचर में। तो इंग्लिश सनेट का जो पूरा फॉर्मेट है वो इटालियन सनेट से बहुत अलग है। तो इंग्लिश सनेट इंग्लैंड में शुरू हुआ तो इसलिए इसको इंग्लिश सनेट कहा जाता है, और विलियम शेक्सपियर भी इंग्लैंड के ही पोएट थे। तो इंग्लैंड में इंग्लिश सनेट की शुरुआत किसने की ये आपको समझना होगा। द क्रेडिट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द सनेट फॉर्म टू इंग्लैंड गोज टू वॉट एंड सरे। देखो वॉट एंड सरे जो थे ये 2 अलग अलग पोएट्स थे, इन्होंने इंग्लैंड में सनेट की शुरुआत की, और सनेट को इंग्लैंड भेजने का जो श्रेय दिया जाता है वो वॉट और सरे इन दोनों को ही दिया जाता है। लेकिन जो वॉट थे उन्होंने इटालियन सनेट की ही फॉर्म को अडॉप्ट कर लिया, और जो इन्होंने सनेट लिखा वो इटालियन सनेट ही था। इनके बाद जो सरे थे उन्होंने थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया, लेकिन विलियम शेक्सपियर जो थे उन्होंने पूरी तरीके से इंग्लिश सनेट का फॉर्मेट दूसरा रखा। मतलब उन्होंने इटालियन सनेट को अडॉप्ट नहीं किया, अलग फॉर्मेट बनाया। तो वो आगे आप वीडियो में जानेंगे, मगर ये याद रखिएगा कि वॉट और सरे ही वो दोनों थे जिन्होंने इंग्लैंड में सनेट की शुरुआत की। वॉट अडॉप्टेड द पैट्रियर्चन सनेट यानी कि इटालियन सनेट। वॉट ने अडॉप्ट कर लिया पैट्रियर्चन सनेट को ही, यानी इटालियन सनेट भी इसको कहा जाता है।
और इसी को वो लिखना शुरू कर देते हैं। इसके फॉर्म में कोई चेंजेस वर्ड नहीं लगाते। द अर्ल ऑफ सरे डेवलप्ड द सनेट राइटिंग, लेकिन जो सरे थे उन्होंने डेवलप्ड किया, विकसित किया सनेट राइटिंग को, मतलब उन्होंने इटालियन सनेट की फॉर्म को नहीं अडॉप्ट किया वर्ड की तरह। ही गेव ए न्यू टर्न टू इट, उन्होंने सनेट को एक न्यू टर्न दिया, नया मोड़ दिया, और यही नए मोड़ को अडॉप्ट कर लेते हैं विलियम शेक्सपियर। तो अब यहाँ से आप विलियम शेक्सपियर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सनेट की बात जब आती है सबसे ज़्यादा इनका नाम लिया जाता है, और इन्होंने इंग्लिश सनेट के पूरे फॉर्मेट को बदल कर रख दिया। विलियम शेक्सपियर हैड इन्वेंटेड ए सनेट पैटर्न, विलियम शेक्सपियर ने विकसित किया या आविष्कार किया एक सनेट पैटर्न का। ही डिड नॉट डिवाइड हिज सनेट इंटू ऑक्टेव एंड सेस्टेट, उन्होंने यानी कि विलियम शेक्सपियर ने डिड नॉट डिवाइड नहीं बांटा हिज सनेट अपने सनेट को इंटू ऑक्टेव एंड सेस्टेट, उन्होंने अपने सनेट को ऑक्टेव और सेस्टेट में नहीं बांटा, मतलब कि इटालियन सनेट के रूप में उन्होंने अपने सनेट को नहीं लिखा। उन्होंने अपने सनेट का एक नया रूप दिया, एक नया रूप बनाया उन्होंने सनेट का। His sonnets have 3 stanza of 4 lines each and a rhyming couplet at the end. उनके सनेट में होते हैं 3 stanza of 4 lines each, मतलब प्रत्येक लाइन, प्रत्येक स्टैंजा में 4 लाइन होती हैं, तो मिलाकर हो गई 12 लाइन। एंड ए राइमिंग कपलेट, और एक राइमिंग कपलेट होता है जिसकी तुक मिलती है एट द एंड में। तो ऊपर से 3 स्टैंजा 4 लाइन का, तो 12 लाइन, और नीचे का 2 लाइन कपलेट जिसको कहा जाता है वो हो गया मिलाकर 14 लाइन। तो विलियम शेक्सपियर के सनेट का यही नया रूप था जो इन्होंने दिया था, और इसी से नाम पड़ता है इंग्लिश सनेट, और जिसको शेक्सपियरियन सनेट भी कहा जाता है। ऑल द 3 स्टैंजा आर डिफरेंट इन राइमिंग, और सभी जो स्टैंजा होते हैं विलियम शेक्सपियर की सनेट में आर डिफरेंट, अलग होते हैं इन राइमिंग स्कीम में। बट द पैटर्न इज द सेम, लेकिन पैटर्न सेम होता है। मतलब पहला स्टैंजा जब आप पढ़ेंगे तो आपको दूसरी राइम मिलेगी, दूसरे स्टैंजा में आपको दूसरी राइम मिलेगी, और तीसरे स्टैंजा में आपको तीसरे तरीके की राइम स्कीम देखने को मिलेगी। बट जो पैटर्न होता है वो सेम होता है। तो पैटर्न क्या होता है इस डायग्राम के थ्रू समझिए। तो यहाँ पे देखो इंग्लिश सनेट का डायग्राम मैंने बनाया हुआ है आपको समझाने के लिए। आप इस डायग्राम को एग्जाम में भी बना सकते हैं जब भी आपसे सनेट के बारे में क्वेश्चन पूछेगा। तो इंग्लिश सनेट ये भी 14 लाइन का होता है। तो ये जैसा कि 4 स्टैंजा इसमें होते हैं। पहला होता है क्वाट्रेन 4 लाइन का, दूसरा भी होता है क्वाट्रेन 4 लाइन का, तीसरा भी क्वाट्रेन होता है 4 लाइन का, मिलाकर हो गई 12 लाइन, और लास्ट स्टैंजा होता है कपलेट 2 लाइन का। तो अब इसकी राइम स्कीम देखिए। पहले क्वाट्रेन की राइम स्कीम होती है ए बी, यानी पहली वाली लाइन मैच करेगी तीसरी वाली लाइन के साथ, इसकी तुक मिलेगी, और दूसरी वाली लाइन इसमें जो होगी वो चौथी वाली लाइन के साथ मिलेगी। जब आप पढ़ेंगे तो आपकी जो तुक मिलेगी पहली वाली तीसरी वाली के साथ, दूसरी वाली चौथी वाली के साथ। और उसके बाद इसमें देखिए, इसमें भी 4 लाइन होती है। तो अब इसमें की जो पहली लाइन होगी वो तीसरी लाइन के साथ मैच करेगी, और इसमें की दूसरी लाइन भी चौथी वाली के साथ मैच करेगी। तो इसलिए इसको सी डी कहेंगे, क्योंकि सब में राइम स्कीम अलग अलग होगा। तो ये ए बी, इसमें सी डी, और तीसरे वाले में ई एफ, यानी पहली वाली लाइन मैच करेगी तीसरी वाली के साथ, दूसरी वाली चौथी वाली के साथ। और कपलेट का राइमिंग स्कीम सेम होगा जी, यानी कि पहली और दूसरी एक दूसरे से बिल्कुल मैच करेगी। आपके सिलेबस में जो विलियम शेक्सपियर का सनेट नंबर 116 है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ये एक इंग्लिश सनेट है, और इसके थ्रू मैं आप लोगों को इसकी राइम स्कीम समझाऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपको इसमें बताऊंगी कि कैसे क्वाट्रेन आपको पहचानना है और कपलेट पहचानना है। 14 लाइन होती है, 4 4 4 12, ये 13 और 14। अब ऊपर से ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका 4 लाइन का। इसकी राइम स्कीम है ए बी, तो ये माइंड्स फाइंड्स राइम स्कीम मैच कर रहा है। आप पढ़ कर देखिए। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, एडमिट इम्पेडिमेंट्स, लव इज नॉट लव, विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरनेशन फाइंड्स, और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव। तो माइंड्स और फाइंड्स पहली और तीसरी लाइन मैच कर रही है, लव रिमूव ये लाइन मैच कर रही है, यानी तुक मिल रही है। इसी तरीके से राइम स्कीम मैच करता है, पहला वाला तीसरे के साथ, दूसरा वाला चौथे के साथ। अब दूसरा क्वाट्रेन भी 4 लाइन का है। इसकी राइम स्कीम क्या है, सी डी, यानी इसमें की पहली लाइन तीसरी लाइन के साथ, दूसरी लाइन चौथी लाइन के साथ। पढ़कर देख लीजिए। ओ नो, इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर शेकन।
It is the star to every wandering bark, whose was unknown although his height to taken. मार्क बार्क मैच कर रहा है ना, तुक मिल रही है. शेकन टेकन दूसरा और चौथे लाइन का तुक मिल रहा है. उम्मीद कर रही हूँ आप समझ रहे होंगे. तीसरी लाइन में देखिए, रोजी लिप्स एंड चिक्स. तीसरी लाइन मैच करिए ऑर्स एंड विक्स. चिक्स एंड विक्स पहली लाइन, तीसरी लाइन की राइम स्कीम मैच कर रही है. कम डोम तो राइम स्कीम दूसरी और चौथी लाइन की मैच कर रही है. अब लास्ट का है आपका कपलेट. देखिए, जो 2 लाइन का स्टैंजा होता है और उसकी अगर राइम स्कीम मैच कर रही होती है तो उसको कपलेट कहा जाता है. ये बात याद रखिएगा. तो यहाँ पर देखिए, इफ़ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड इट, आई नेवर राइट नॉर नो मैन एवर लव्ड. प्रूव्ड लव्ड यहाँ पे राइम स्कीम मैच कर रहा है. तो आई होप कि आप इटालियन और इंग्लिश सनेट के बारे में बहुत अच्छे से समझ गए होंगे. हमने फॉर्म्स ऑफ पोएट्री का पहला टॉपिक सनेट को पढ़ लिया है. अब दूसरा है द इलेजी यानी शोक गीत. इसको भी बहुत ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में पूछता है. द वर्ड इलेजी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एलिजिया विच मीन्स टू लैमेंट और टू सोरोफुल. द वर्ड इलेजी, जो शब्द इलेजी है, ओरिजिनेटेड उत्पत्ति हुई है फ्रॉम से द ग्रीक वर्ड से एलिजिया. ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है इलेजिया, इसी से बना है हमारे इंग्लिश का इलेजी वर्ड. विच मीन्स, जिसका मतलब होता है टू लैमेंट यानी शोक, और टू सोरोफुल या उदासी. एलिजिया का मतलब लैमेंट या सोरोफुल होता है और इसी से बना है इलेजी. तो इलेजी एक ऐसी पोएम होती है जिसमें शोक मनाया जाता है, विलाप किया जाता है, उदासी मनाई जाती है, रोने धोने वाली ये पोएम होती है. एंड इलेजी इज़ ए सॉन्ग ऑफ लैमेंट और मोर्निंग. एंड इलेजी इज़ ए सॉन्ग, इलेजी एक सॉन्ग या गीत होता है ऑफ लैमेंट शोक और मोर्निंग उदासी की, विलाप की. ऑफ ऑन द डेथ ऑफ समबडी ए फ्रेंड और ए ग्रेट पर्सन. मृत्यु पर ऑफ समबडी ए फ्रेंड, किसी दोस्त की, और ए ग्रेट पर्सन या किसी महान व्यक्ति की. तो इलेजी एक ऐसी पोएम होती है, जो भी पोएट अगर इलेजी लिख रहा होता है तो इलेजी में वो क्या लिख रहा होता है. चाहे तो पोएट ये लिख रहा होता है कि उसका बहुत ही करीबी दोस्त या रिश्तेदार मर गया है और उसी की उदासी वो मना रहा है, और अपने दोस्त या किसी ग्रेट पर्सन या किसी रिलेटिव्स के मरने की उदासी वो अपनी पोएम में लिख रहा है, तो वो इलेजी होती है. यानी इसमें किसी के मरने पर शोक मनाया जाता है, उदासी मनाई जाती है, उसी को इलेजी कहते हैं. ये इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, इट इज़ ए मेमोरियल पोएम ऑन समबडीज डेथ. ये एक यादगार कविता होती है ऑन समबडीज डेथ, किसी की मृत्यु पर. तो किसी के मर जाने पर उसकी याद में लिखी गई कविता को इंग्लिश में इलेजी कहते हैं. इसमें पोएट अपने किसी खास दोस्त, रिश्तेदार या किसी ग्रेट पर्सन के मर जाने पर उदासी मनाता है, उसको याद करके एक कविता लिखता है, वो होती है एलेजी. अब देखिए टाइप्स ऑफ एलेजी. एलेजी का टाइप्स एग्जाम में ज़रूर पूछता है और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलेजी. फर्स्ट टाइप है पर्सनल एलेजी, सेकेंड टाइप है पेस्टोरल एलेजी. ये आपको याद रखना है. आप नोट्स चाहें तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, नोट्स बहुत ही मेहनत से बना है और ये वीडियो भी, तो आप इसको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को. पर्सनल एलेजी वो एलेजी होती है जिसमें जो पोएट्स होता है लेमेंट मनाता है किसी के मरने पर ऑफ सम क्लोज फ्रेंड और रिलेटिव्स. मतलब कि किसी बहुत ही खास दोस्त या किसी रिश्तेदार के मर जाने पर जब पोएट कोई पोएम लिखता है और उसमें उदासी मनाता है और उसके दुख का वर्णन करता है अपनी पोएम में, तो ऐसी पोएम को पर्सनल एलेजी कहते हैं. जिसमें किसी खास दोस्त और रिश्तेदार के मरने का शोक मनाया जाए, वो पर्सनल एलेजी होती है. दूसरा है पेस्टोरल एलेजी. द पोएट इज़ ए शेफर्ड. शेफर्ड मतलब होता है चरवाहा. तो इस तरीके की एलेजी में राइटर क्या वर्णन करता है, पोएट क्या वर्णन करता है कि वो एक चरवाहा है एंड मोन्स और विलाप कर रहा है, दुख मना रहा है ऑन द डेथ मृत्यु पर ऑफ ए फॉलो शेफर्ड, एक साथ रहने वाले चरवाहे की. मतलब अगर आप एक साथ किसी के साथ क्लास में पढ़ रहे हैं, आपके साथ सारे पढ़ने वाले क्या हैं, आपके क्लास फेलो हैं, तो उसी तरीके से एक चरवाहा के साथ जो दूसरा चरवाहा होगा उसका फेलो चरवाहा होगा, तो उसके मर जाने पर दुख मनाया जाता है पेस्टोरल एलेजी के अंदर. तो राइटर इसमें एक ऐसा वर्णन करता है कि वो एक चरवाहा है और अपने साथ रहने वाले चरवाहे की मर जाने पर उसकी मृत्यु का अफसोस मना रहा है, दुख का वर्णन कर रहा है. इस तरीके की एलेजी पेस्टोरल एलेजी होती है. आई होप कि आप समझ गए होंगे. फॉर्म्स ऑफ पोएट्री में जो तीसरा फॉर्म्स ऑफ पोएट्री है वो है द ओड. तो अब इसको पढ़ते हैं. ओड मतलब एक छोटा गीत या एक संबोधन गीत. एन ओड इज़ ए टाइप ऑफ पोएम दैट प्रेजेज और
ग्लोरीफाइज ए पर्सन, प्लेस, इवेंट और आइडिया। ये प्रेजेस है मतलब प्रशंसा करना। तो ओड एक पोएम या कविता का प्रकार है जो किसी व्यक्ति, स्थान, घटना और विचारों की प्रशंसा या महिमा करती है। मतलब कि किसी व्यक्ति, स्थान, घटना या विचार की तारीफ करने वाली जो पोएम होती है वो ओड होती है। ओड्स आर ऑफन फॉर्मल एंड सेरेमोनियल and are characterized by their serious reflective tone। ओड अक्सर औपचारिक होते हैं और उनके गंभीर, चिंतनशील स्वर की विशेषता भी होती है। The word ode comes from the Greek word edein which means to sing। और जो ओड है वो ग्रीक भाषा के एडेन वर्ड से बना हुआ है, विच मीन्स टू सिंग, जिसका मतलब होता है गाना। आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स टाइप्स ऑफ ओड, ये आपके एग्जाम में ज़रूर पूछेगा। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ ओड। फर्स्ट है आपका पिंडेरिक ओड, सेकेंड आपका है होरेशियन ओड, तीसरा आपका रेगुलर है और चौथा आपका इरेगुलर ओड्स है। तो अब इनको डिटेल में जानते हैं। सबसे पहला आपका काइंड्स ऑफ ओड है पिंडेरिक ओड। इट इज नेम्ड आफ्टर द ग्रीक पोएट पिंजर हु रोट द काइंड्स ऑफ सॉन्ग फर्स्ट ऑफ ऑल। एक ग्रीक पोएट थे पिंजर, इन्हीं के नाम पर पिंडेरिक ओड हुआ है। हु रोट, जिन्होंने लिखा द काइंड्स ऑफ सॉन्ग, अलग अलग प्रकार सॉन्ग के, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जो कि बटा हुआ था 3 भागों में। नेमली, जिसका नाम है, पहले पार्ट का नाम है द स्ट्रोफी, दूसरे पार्ट का नाम है द एंटी स्ट्रोफी एंड थर्ड पार्ट का नाम है द इपोड, विच कॉरस्पॉन्ड टू द 3 मूवमेंट्स ऑफ कोरिक डांस, जो कोरिक डांस की 3 गतियों के अनुरूप है। ग्रे रोट 2 पिंडेरिक ओड्स। जो थॉमस ग्रे थे उन्होंने 2 पिंडेरिक ओड्स लिखे हैं। पहला है द बार्ड, दूसरा है द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, POESY, पोएजी। तो ये थॉमस ग्रे के मोस्ट फेमस और पॉपुलर पिंडेरिक ओड्स हैं, आप नाम याद रखिए। स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं, एग्जाम में आपकी यहाँ से काफ़ी हेल्प होगी। ओड के प्रकार में दूसरा प्रकार है होरेशियन ओड्स। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द रोमन पोएट होरेस। इसका नाम पड़ा है रोमन पोएट होरेस के नाम पर। तो रोमन पोएट एक थे जिनका नाम होरेस था, इन्हीं के नाम पर होरेशियन ओड का नाम पड़ा। इट इज़ क्वाइट मतलब होता है एकदम शांति और सिंपल, साधारण। मतलब ये क्वाइट होता है, सिंपल होता है इन इट्स कंस्ट्रक्शन, इसके निर्माण में। तो मतलब होरेशियन ओड एक इस तरीके की ओड होता है, इस तरीके की पोएम होती है जो जिसका निर्माण जब किया जाता है, इसको जब लिखा जाता है, ये काफ़ी शांत और सिंपल होती है। एवरी स्टैंजा ऑफ दिस ओड कंसिस्ट ऑफ 4 और मोर लाइन्स। एवरी स्टैंजा, प्रत्येक स्टैंजा ऑफ दिस ओड, इसकी ओड में, मतलब इस ओड में कंसिस्ट मतलब बना होता है, और 4 लाइन्स, 4 लाइन का, और मोर लाइन्स, 4 लाइन से अधिक लाइन्स का भी। मोर मतलब अधिक। तो होरेशियन ओड का जो प्रत्येक स्टैंजा होता है वो 4 लाइन का बना होता है, या फिर उसमें 4 से भी ज़्यादा लाइन्स होती है। बट लेकिन द नंबर ऑफ लाइन्स इज द सेम इन इट्स ईच स्टैंजा। लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ लाइन्स होता है इन द सेम होता है इन इट्स ईच स्टैंजा। ईच मतलब प्रत्येक स्टैंजा, मतलब कि जितना भी स्टैंजा होगा सब में बराबर लाइन होगी। चाहे तो 4 होगा तो सारे स्टैंजा में 4 लाइन होगी, अगर 5 लाइन होगा तो सारे स्टैंजा में 5 लाइन होगा, 6 लाइन होगा तो सभी स्टैंजा में 6 लाइन होगा। मतलब अलग अलग नहीं रहेगा, 4 से ज़्यादा हो सकता है, 4 हो सकता है, मगर सभी स्टैंजा में बराबर होगा। इट वॉज फर्स्ट रिटेन एंड डेवलप्ड इन इटली। और जो होरेशियन ओड था वो पहली बार लिखा गया था इटली में, और इटली में ही ये डेवलप्ड यानी विकसित भी हुआ। अपॉन क्रॉमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड बाय एंड्रयू मार्वेल इज ए होरेशियन ओड। एंड्रयू मार्वेल इन्होंने लिखा था अपॉन क्रॉमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड। ये एक होरेशियन ओड का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, तो आप नाम याद रखिएगा। एग्जाम में जब होरेशियन ओड पूछेगा लिखने के बाद ये नाम, ये एग्जाम्पल आप ज़रूर लिखिएगा। ओड्स के प्रकार में तीसरा प्रकार है रेगुलर ओड्स यानी नियमित ओड। ओड्स विच ऑब्जर्व सम स्ट्रक्चरल स्कीम इन द अरेंजमेंट ऑफ स्टैंजा आर नोन एज रेगुलर ओड्स। रेगुलर ओड्स वो होता है जिसके स्टैंजा में जो स्कीम होती है, आप कह सकते हैं राइमिंग स्कीम हो, या उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सारे स्टैंजा में एक जैसा होगा, मतलब नियमित होगा, रेगुलर होगा। किट्स ओड टू ए नाइटिंगेल, ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्ड। जॉन किट्स ने लिखा है एक ओड टू ए नाइटिंगेल, और उसके अलावा ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्ड।
ये वाला आपके सिलेबस में भी प्रिस्क्राइब्ड है, तो आपको पढ़ाया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो ये सारे ओड्स रेगुलर ओड्स हैं जो कि जॉन कीट्स ने लिखा है। एंड वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे, उनका ओड है ओड टू ड्यूटी आर रेगुलर ओड। तो रेगुलर ओड टू ड्यूटी भी रेगुलर ओड है, और ये लिखा है किसने? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। और जॉन कीट्स का है ओड टू ए नाइटिंगेल और ओड ऑन ए ग्रेसियन ओड, ये रेगुलर ओड है। ओड के प्रकार में जो चौथा प्रकार है वो है इरेगुलर ओड, यानी अनियमित ओड। दोज लिरिक पोएम्स रिटेन इन स्टैंजा ऑफ इरेगुलर लेंथ अरेंजमेंट दो जनरली राइम्ड इज कॉल्ड इरेगुलर ओड्स। इरेगुलर ओड मतलब रेगुलर ओड का अपोजिट ही होगा, मतलब इसमें ये लिरिक पोएम होती है रिटेन इन स्टैंजा, स्टैंजा में लिखी गई होती है, ऑफ इरेगुलर लेंथ मतलब इसकी जो लंबाई होती है, लाइन होगी, कितने लाइन होगा, राइम स्कीम कैसा होगा, ये सब इसमें डिसाइड नहीं होता, मतलब कुछ भी रहता है, इसलिए इसको इरेगुलर ओड कहते हैं। और विलियम वर्ड्सवर्थ का ओड है ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोरेटिलिटी इज एन इरेगुलर ओड। तो ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोरेटिलिटी ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, और ये इरेगुलर ओड का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो सारे ओड्स में मैंने आपको अलग अलग नाम दिए राइटर के साथ कि कौन किसका एग्जाम्पल है, तो एग्जाम में आप ज़रूर लिखिएगा, आपको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। फॉर्म्स ऑफ पोएट्री में अभी तक हमने 3 फॉर्म्स को पढ़ लिया है, अब चौथा है द एपिक यानी महाकाव्य। ये एक बहुत ही लंबी चौड़ी पोएम होती है, मतलब बहुत बड़ी होती है। द वर्ड एपिक डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एपिकोस। तो वर्ड एपिक है वो डिराइव किया गया है, बना हुआ है या लिया गया है ग्रीक वर्ड एपिकोस से, विच मीन्स ए लॉन्ग नरेटिव पोएम, जिसका मतलब होता है एक लंबी कविता। तो एपिक एक महाकाव्य, एक लंबी कथात्मक कविता होती है। इट टेल्स ए स्टोरी, यह कहती है एक कहानी ऑफ ए हीरोज डीड, एक हीरो के, एक नायक के कार्यों की कहानी बताती है। एपिक्स आर ऑफन अबाउट लेजेंडरी और हिस्टोरिकल हीरोज हु इंटरैक्ट विद गॉड्स और अदर सुपर ह्यूमन फोर्सेस। तो एपिक यानी महाकाव्य अक्सर पौराणिक या ऐतिहासिक नायकों के बारे में बताती है जो देवताओं या अन्य अलौकिक शक्तियों के साथ बातचीत करते हैं। तो जो एपिक होती है, ग्रेट जो हीरोज होते हैं उनके अच्छे कार्यों को बताती है, उनके बारे में एक्सप्लेन करती है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है। आपकी अगली हेडिंग है फेमस एपिक। जब भी फेमस एपिक का नाम लिया जाता है तब वहाँ पर होमर का नाम जरूर आता है। इट इज़ ऑफन ऑब्जर्व दैट एपिक इन होमर्स एपिक इलियड एंड, ये प्रायः कहा जाता है कि जो होमर थे उनकी एपिक थी इलियड एंड ओडिसी रिप्रेजेंट द परफेक्शन ऑफ एपिक फॉर्म। परफेक्शन मतलब एकदम पूर्ण रूप से सही है, ऑफ एपिक फॉर्म एपिक का रूप। तो जब भी एपिक की बात आती है लिटरेचर में तो होमर ये पोएट थे, इनकी 2 एपिक का नाम लिया जाता है, पहली एपिक इलियड और दूसरी ओडिसी। तो इसका नाम लिया जाता है और कहा जाता है कि होमर पोएट की एपिक इलियड और एपिक के अंदर एक एपिक के सारे गुण हमें देखने को मिलते हैं, सारी क्वालिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। तो इसलिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर है एपिक का तो वो इलियड और ओडिसी है होमर की। और इलियड तो आप आगे अपने 5th सेमेस्टर में पढ़ेंगे भी, ये ट्रोजन वार के बारे में बताती है जो इलियड एपिक है होमर की। होमर हैड फिक्स द फॉर्म ऑफ द एपिक, होमर ने फिक्स कर दिया फॉर्म यानी रूप को ऑफ द एपिक, एपिक की फॉर ऑल टाइम, हर एक समय के लिए, टू कम जो आने वाला है, एंड और देयरफॉर इसीलिए ही वाज नोन जाने जाते थे द बेस्ट पोएट ऑफ एपिक, बहुत ही बेस्ट और अच्छे कवि एपिक के। तो आने वाले वर्षों के लिए एपिक की फॉर्म को, एपिक के रूप को होमर ने फिक्स कर दिया है, इसीलिए ये अंग्रेजी में यानी इंग्लिश के साहित्य में एपिक के सबसे ग्रेट पोएट माने जाते थे और आज भी माने जाते हैं। His famous and master work Iliad and Odyssey are held as the greatest creation of the ancient Greece and among the greatest of Western literature। और ancient Greece के हिस्ट्री में या फिर ग्रेटेस्ट जो वेस्टर्न लिटरेचर पोएट थे उन सभी के बीच में होमर का इलियड एंड ओडिसी सबसे ज़्यादा ग्रेट एग्जाम्पल माना जाता है एपिक का। तो जब फेमस एपिक की बात आएगी तो आप ये वाला एग्जाम्पल पूरा ज़रूर लिखिएगा जो यहाँ पर मैंने आपको दिया हुआ है नोट्स में, क्योंकि ये लिख देंगे तो समझ लीजिए कि आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा एपिक वाला, क्योंकि इलियड एंड ओडिसी इज़ द ग्रेटेस्ट एपिक। तो आई होप कि आज की वीडियो के टॉपिक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो आपके जो 4 फॉर्म्स ऑफ पोएट्री बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आपकी 1 यूनिट
जो है 2 पार्ट्स में कंप्लीट हो जाएगी और ऐसे ही आपको अपने हर एक सब्जेक्ट की यूनिट्स हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। तो आप हमारे चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।